लिंकेज की बात हम कर रहे हैं जी सब्जेक्ट की, कि इसका लिंकेज है थोड़ा सा F7 के साथ, लेकिन इतना नहीं है कि आपको परेशान होने की जरूरत है। अगर आपने F7 पढ़ा तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं पढ़ा तो आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि भाई जितना को F7 का इस्तेमाल यहां पे होगा मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी, F8 के अंदर। और आगे आपको पता है इसका लिंकेज जाके बनता है P7 एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस के साथ, और बड़ा गहरा लिंकेज है, मैं ये आपको बता दूं। जिन बच्चों का F8 वीक होगा, याद रखिएगा P7 उनके लिए एक भयानक खौफ साबित होगा। तो इसलिए इसको अभी ठीक तरीके से पढ़ना है अभी, क्योंकि F8 बेस बनता है। आपने ये सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो अब आए बात करते हैं आगे, यहां से आगे चलते हैं। देखिए ये बड़ी अहम बात लिखी हुई है यहां पे। ये जो पूरा सेंटेंस है ये एग्जामिनर का सेंटेंस है, ये बताता है कि सब्जेक्ट है क्या और एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है। देखें ये एक जुमला बता रहा है, कह रहा है कि टू डिवेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट बेसिकली ऑडिट का ही दूसरा नाम है, ठीक है जी। यहां पे फॉर द टाइमिंग आप यही समझ लें कि ये एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है ये ऑडिट का ही दूसरा नाम है। फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लें। अच्छा, तो भाई के ऑडिट एंगेजमेंट है क्या? नॉलेज लेने है? नॉलेज नहीं, नॉलेज से आगे बढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि प्रोसेस ऑफ ऑडिट कैसे कैसे चलता है एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसको अप्लाई कैसे। अब देखिए मसला ये है कि मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं कि देखिए अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से आगे इसमें क्या डिफरेंस क्या है, इस स्टेप में और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस क्या है। वरना तो अंडरस्टैंडिंग तक बात खत्म हो जाती, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में बात खत्म हो जाती कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मेरे पास नॉलेज भी आ गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लियर। तो भाई ये एप्लीकेशन की साइंस क्या है? एप्लीकेशन की साइंस बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएं, मैं छोटी सी मिसाल आप लोगों से लूंगा कि एक बंदा बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने मेडिकल साइंस सारी पढ़ी हुई है जो उससे रिलेटेड है, और मिस्टर ए जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसके देखता है कि ये बंदा बीमार है, बुखार है, गला खराब है, जुकाम है। मिस्टर बी भी जाता है, उसकी भी सिम्टम्स कुछ और हैं। तो क्या डॉक्टर दोनों को सेम ट्रीटमेंट देगा? या इस बंदे का सांस उखड़ रहा है, इसको सिर्फ खांसी आ रही है, क्या ट्रीटमेंट सेम होगा? मुझे बताएं, बताएं जरा मुझे। नहीं होगा ना सेम, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अगर वो डॉक्टर सेम ट्रीटमेंट दोनों को दे रहा तो हम कहेंगे डॉक्टर जो है ना ये आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही बात है ना। अगर वो सेम ट्रीटमेंट दोनों को दे देगा तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ट्रीटमेंट और होगा, और इसके लिए एज पर सिचुएशन डॉक्टर डायग्नोज करेगा और ट्रीटमेंट एज पर सिचुएशन। बात समझ आइए सबको? तो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन, इन द कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई करना, इसकी सिचुएशन के मुताबिक अप्लाई करना, इधर इसकी सिचुएशन के मुताबिक अप्लाई करना। बात समझ आ रही है सबको? तो इसी तरीके से जब हम ऑडिटर हैं तो भाई हम ऑडिट करने जा रहे हैं किसी कंपनी का, तो हमें देखना पड़ेगा भाई हमारे पास नॉलेज भी है, कॉन्सेप्ट भी है, कंपनी की स्पेसिफिक सिचुएशन को देखना है, और उस सिचुएशन के मुताबिक हमें ऑडिट का पूरा प्रोसेस अप्लाई करना है।
अगर हम सेम प्रोसेस हर बात उसी जगह पे अप्लाई, एक तरह का सॉल्यूशन, एक तरह का ऑडिट प्रोसेस हर कंपनी पे अप्लाई करेंगे, तो ये बिल्कुल उस डॉक्टर की तरह करेंगे जो सेम ट्रीटमेंट हर पेशेंट को दे जाता है, तो वो गलत होता है, जो गलत होता है, जो गलत है। तो इसका मतलब क्लैरिटी आई कि एप्लीकेशन क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑडिट बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, चैलेंजिंग है। एक दफा आपको इसकी साइंस समझ आ गई तो आप कहेंगे ये सबसे आसान है, लेकिन जाहिर बात है उस लेवल पे पहुंचते हुए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस सीखना है हमने। जब एप्लीकेशन कब आएगा, अब आएगा कब एप्लीकेशन, जब आपको नॉलेज होगा पहले, यानी वो है क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर इससे अगली लेवल है वो ना, मार्फत की स्टेजेस होती है ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और फिर एप्लीकेशन, 3 स्टेप। और मैं इसके बाद अगला पॉइंट आपसे अपने पास से ऐड करूंगा। देखें, एक बात हुई नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। मैं चौथा पॉइंट अपने पास से ऐड करूंगा कि भाई आपको यू मस्ट हैव टू लर्न आंसर ड्राफ्टिंग एज वेल। ये चौथा स्टेप है। भाई मुझे सारा कॉन्सेप्ट भी पता है, मुझे सारी अप्लाई करना भी आता है, लेकिन मैं जब आंसर लिख रहा हूं तो मुझे आंसर बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे एग्जामिनर रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जामिनर चाहता है। अगर मैं आंसर वैसे ड्राफ्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई पहली 3 भी फर्क, इस स्टेज पे पहुंचना इन तीनों से गुजर के ही है। लेकिन अगर आप इस स्टेज को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जब एग्जामिनर को आंसर लिख के दे रहे हैं, तो बेटा मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये बात समझ आई है सबको, और समझ आ रही है बच्चों? जी, तो ये 4 पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, आंसर ड्राफ्टिंग। ये 4 स्टेप हैं सीक्वेंशियल। तो इंशाल्लाह वी विल बी वर्किंग ऑन इट। ठीक है जी, ले जनाब, तो ये थोड़ा सा सिलेबस वगैरह डिस्कस हुआ है। ले जनाब, आज एग्जाम फॉर्मेट के ऊपर। आपका एग्जाम जो F8 का है, ऑडिट एंड इंश्योरेंस का, इसके 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। पहला है सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन बी जो है वो है, देखिए यहां पे वेटेज ज्यादा है। आपने F5 6 7 में एमसीक्यूज का वेटेज ज्यादा था, मेरे ख्याल 60 है शायद, F6 में 60% है बेटा, इतना ही है ना F6 F7 में। हाँ, तो देखिए यहां पे मामला उलट है। यहां पे सेक्शन बी जो एनालिसिस वाला है, सिनेरियो बेस्ड, इसका आपने आंसर ड्राफ्ट करना है, इसके 70 मार्क्स है। और सेक्शन ए के 30 मार्क्स है एमसीक्यूज, एमटीक्यूज है सॉरी। 3 केस स्टडी हैविंग 5 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, यानी 3 केस स्टडी होंगी, 10 नंबर हर एक के होंगे। यानी टोटल में अगर कहूं, हर केस स्टडी के साथ 5 एमसीक्यूज होंगे, और 3 केस स्टडी ना, तो टोटल 15 एमसीक्यूज विद 3 केस स्टडीज, 2 नंबर की एक होगी जनाब। तो दैट विल बी द सेक्शन ए। अब आ रहे सेक्शन बी के ऊपर। और सेक्शन ए जो है, मैं आपको चले बता देता हूं साथ साथ ही। आपका जो सिलेबस एरिया, अभी मैंने आपको सिलेबस बताना है, चले मैं बाद में लिंक करता हूं उसके साथ। सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन है 30 मार्क्स का, सिनेरियो है, सिनेरियो के साथ क्वेश्चंस है। 3 से लेके 5 तक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं इसके साथ, नॉर्मल 3 होती हैं, 3 से 4 सेक्शन, उसके साथ 2 दूसरे क्वेश्चन है और 20 मार्क्स। ले जनाब, आ जाए आगे।
जी बेटा मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही आप लोगों को? किस किस को नजर नहीं आ रही मुझे बताइएगा। जी चली जाती है। कितने लोगों को इश्यूज आ रहे हैं बेटा? चले मैं 1 मिनट मुझे दीजिए कि मैं थोड़ा सा ना तहकाल वाले का मसला आ रहा है। बस यार देखो तहकाल वालों का ना कुछ रहता ही है। ठीक है इश्यूज रहते ही हैं बेचारों के। सही है। 1 मिनट जरा मैं अपना इंटरनेट चेंज कर रहा हूं। शायद इससे देखिए मेजॉरिटी लोगों को मसला नहीं है तो इसका मतलब मसला वाकई किस तरफ है? मसला उस तरफ है। अच्छा ठीक है। ले जी चलते हैं आगे। तो बच्चों बात चल रही है यहां पे। ले जनाब सिलेबस पे आए, सिलेबस पे बात करते हैं बेटा। देखिए बेटा ऑडिट एंड एश्योरेंस का जो सिलेबस है, ऑडिट एंड एश्योरेंस का जो सिलेबस है, हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं दो मेजर एरियाज के अंदर। दो मेजर एरियाज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है ऑडिट प्रोसेस, दूसरा है अदर एरियाज। पहला है ऑडिट प्रोसेस, दूसरा है अदर एरियाज। देखिए ऑडिट प्रोसेस कि भाई ऑडिट को परफॉर्म कैसे करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस है, इसको हम ऑडिट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये हर साल रिपीट हो रहा होता है हर कंपनी में के अंदर। इसको हम ऑडिट साइकिल भी कहते हैं। अदर एरियाज पे चलें बात कर लेते हैं पहले, थोड़ी सी इधर आने से पहले। अदर एरियाज में आता है, देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ एश्योरेंस। पहला चैप्टर हमारा इस पे है, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ये जो F4 से लिंकेज था जिसका बल्कि है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जीरो के साथ। ठीक है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। फिर है तीसरा कोड्स ऑफ एथिक्स, जो आप लोगों ने F8 F1 में पढ़ा था, लेकिन चूंकि आप पढ़े हुए मुद्दत हो गई है, हम यहां ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स के बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये भी आपने F1 में पढ़ा, लेकिन हर चीज जीरो से डिस्कस होगी यहां पे, जो यहां पे रेलेवेंट है। फिर है इंटरनल ऑडिट, लेकिन ये है अदर एरियाज। अगर मैं कहूं कि एग्जाम में, आपके एग्जाम पेपर में अदर एरियाज का वेटेज कितना है, ये कितने मार्क्स तक का सारा ऑन एवरेज टेस्ट होते हैं, तो बेटा ऑन एवरेज 20 मार्क्स। ऑन एवरेज 20 to 25 कर लें, चलें 20 to 25 मार्क्स ये टेस्ट होते हैं। ठीक है जी। ऑडिट प्रोसेस या ऑडिट साइकिल ये क्या है और ये कितने का टेस्ट होते हैं? बेटा ऑडिट प्रोसेस पे इधर आ जाए, बाकी सारा इस पे है, यानी 75 to 80 मार्क्स का पेपर ये है आपका ऑडिट प्रोसेस। और इसमें है क्या, देखिए ऑडिट स्टार्ट होता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट से। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, कि जब ऑडिटर कैसे ऑडिट को एक्सेप्ट करता है। फिर ये दूसरी चीज इसके अंदर आती है, दैट इज ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट
यस। इसके बाद तीसरी चीज है इंटरनल कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। चौथी चीज है सब्सटेंटिव टेस्ट। सब्सटेंटिव टेस्ट, सब्सटेंटिव टेस्ट। पांचवी चीज है दैट इज कॉल्ड रिव्यू। और छठी चीज है ऑडिट रिपोर्ट। जी ये प्रोसेस है सारा ऑडिट का जो हर साल रिपीट होता है, और यही आपका सिलेबस है सारा, यही आपका सारा सिलेबस है। देखें बात यह है कि मैं थोड़ी सी कहानी के अंदाज में चले बाकी। देखिए मैं ऑडिटर हूं कंपनी का, मुझे कंपनी ने कांटेक्ट किया सॉरी कि भाई हमारी कंपनी का ऑडिट कर दें। अब मैं फौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे क्योंकि बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, आई हैव टू फॉलो some norms of the profession, some guideline from the professional body। मुझे कुछ फॉलो करना है, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट इटसेल्फ एक प्रोसेस है, हम पढ़ेंगे सारा कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, कौन कौन से मैटर्स है जिनको कंसीडर किया जाता है बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, और एक्सेप्टेंस के बाद क्या क्या किया जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। फिर है ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, कि भाई ऑडिट को प्लान करना है मुझे, और प्लानिंग में क्या क्या आता है, स्ट्रेटजी कैसे बनती है, ऑडिट प्लान कैसे बनता है, मैं ऑडिट रिस्क को कैसे देखता हूं, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं। ये सारी चीजें यहां पे पढ़ेंगे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं अगर कहूं तो एरिया है, क्योंकि इस एरिया में से एक सिनेरियो ये है, मैं इसको मार्क करता जाऊंगा कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है, सिनेरियो मस्ट है। अगर हम देखें, मैं अगर इधर जाऊं तो देखें मैंने आपको चीजें दिखाई थी, ये देखें ये जो इसमें जो पहला क्या है, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में से आता है क्वेश्चन इस पे, इस एरिया में सेक्शन बी में। ये आपका एग्जामिनर कह रहा है कि जो सेक्शन बी है इसमें क्वेश्चन कहां से आएगा, एक प्रीडोमिनेंटली प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में से पहला क्वेश्चन आ गया। तो ये बड़ा टेक्निकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेंगे इंशाल्लाह, टाइम गुजारेंगे हम इस पे। नहीं जनाब, इसके बाद नेक्स्ट है कि देखें कंट्रोल्स, कंपनी के वो कंट्रोल्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर ने रिपोर्ट किस पे देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो कंपनी के वो कंट्रोल्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है उनको देखना, उनको स्टडी करना, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पहली चीज है वो होते क्या है, फिर उनको चेक करना, कैसे चेक करने हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ये आप देख सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, इसके ऊपर भी आ जाता है सिनेरियो, मस्ट होता है, ऑलमोस्ट मस्ट है हर पेपर के अंदर। फिर इसके बाद तीसरा है सब्सटेंटिव टेस्ट, तो तीसरी ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस यस वहां पे लिखा हुआ है सब्सटेंटिव टेस्ट, अगेन ये देख लें तीसरा। तो भाई देखें मैं तो कहता हूं कि ये तीन एरियाज, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव टेस्ट, ये तीन एरियाज ऐसे हैं कि विच आर द बैकबोन ऑफ योर पेपर। जिस बच्चे के ये और देखिएगा हमारा टाइम भी ज्यादा इन तीनों पे लगेगा, क्योंकि इनका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड ड्राफ्टिंग, ये चार चीजें हमने सीखनी है इन पे। और इसमें मसला आता है F8 जो बच्चे फेल होते हैं, खुदा न खास्ता जो फेलियर है, वो उनकी फेलियर की रीजन ये एरियाज हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, देखिए ये 70 नंबर का पेपर है, 70 में से
कोई 55 मार्क्स नॉर्मली इस पे होते हैं यहां पे, और उस 30 में से भी कोई 10-12 नंबर 15 नंबर इस पे होते हैं जनाब। तकरीबन मैं अगर कहूं ये 3 एरियाज जो हैं, ये बेटा आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, ये ऑन एवरेज 60 मार्क्स तक का टोटल टेस्ट होते हैं। 60 से 70 तक बात चली जाती है बाद औकात। ले जी देखिए, मैंने आपको आपका पेपर बता दिया, देख लें, आपके सामने है सिचुएशन। नाउ आगे चलते हैं। रिव्यू एंड रिपोर्ट, अगेन अ वेरी गुड एरिया। नॉर्मली एमटीक्यू में टेस्ट हो रहा है, लेकिन बाद औकात 5-7 नंबर तक का सेक्शन बी में भी आ जाता है समटाइम्स। नॉर्मली एमसीक्यू एमटीक्यूज में, बट समटाइम इट कैन बी टेस्टेड ओवर देयर एज वेल। इसी तरीके से इसमें एथिक्स में जो हमारा एरिया है, एथिक्स वाला एरिया जो हमने बात की थी, एथिक्स वाला एरिया जो है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, नॉर्मली टेस्ट हो रहा है मोस्ट लाइकली एमटीक्यूज में, लेकिन कभी कभी सिनेरियो भी बन सकता है। अच्छा बच्चों, कोई क्वेश्चन हो किसी का अभी तक? एनीवन, एनी क्वेश्चन सो फार? जी चले आगे चलते हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर। ले जनाब, लेट अस प्रोसीड फर्दर। बच्चों चलें, अपना हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, और हम मूव कैसे करेंगे चलें पहले मैं आपको यहीं पे बताता हूं। देखें, मैं आप लोगों के साथ मूव करूंगा। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, फिर हम पढ़ेंगे ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया, फिर हम आ जाएंगे इस सब के ऊपर, ये करेंगे जनाब ये सारा एरिया जो है ऑडिट प्रोसेस वाला, ठीक है। ये कवर करने के बाद एंड में इन दोनों को करेंगे। तो देखिए, और इसमें इसकी तरतीब भी मेरी अपनी ही होगी जो मैं बताऊंगा आपको साथ साथ इंशाल्लाह कि कैसे पढ़ूंगा। ले जनाब, तो बेटा चलें स्टार्ट करते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जी, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। जी बड़ा अच्छा सवाल है इस बच्चे का। बिल्कुल जी बेटा, बुक आपने पढ़नी है तो सवाब की नीयत से पढ़ लें, ठीक है। कैप्लान पढ़ लें, बीपी ना पढ़िएगा घबरा जाएंगे, सही है। तो कैप्लान पढ़ लें, पढ़ना तो सही है। अदरवाइज माय नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। एग्जाम के लिए नेकियां कितनी मिलेंगी? नेकियां नेकियां बेटा, पेपर पास हो गया तो नेकियां नेकियां इंशाल्लाह, ठीक है। ले जनाब, ले जी बच्चों, बात यह है कि हमने पढ़ा एक टॉपिक दैट वाज एजेंसी रिलेशनशिप। इधर से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है एजेंसी रिलेशनशिप? वेयर एन एजेंट acts on the behalf of principal. This is called agency relationship. This is called agency relationship, where an agent acts on the behalf of principal. और हमें पता है कि डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, हमें पता है। अब देखिए, मामला ये है
जहां पे एजेंसी रिलेशनशिप है वहां पे होती है एक फाइड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी F4 की बात है, कोई बात नहीं, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं। फाइड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, what is fiduciary responsibility? That is called responsibility to act in good faith, in good faith, responsibility to act in the best interest of principal, ये एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो एजेंट देखिए किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है तो भाई जो काम करे उसी की फेवर में, उसमें से नाजायज अपने फायदे ना निकाले, वो डील करे उसके बिहाफ के ऊपर, वो काम करे जो उसी के हक में बेहतर था, अपनी कमीशनें ना खाए दरमियान से, अपने लिए माल ना बनाए दरमियान में से नाजायज तरीके से। तो देखिए बेटा हम बात करते हैं डायरेक्टर्स, इसी तरीके से they owe a fiduciary responsibility to shareholders, they have fiduciary responsibility। मसला क्या होता है? मसला आता है एजेंसी प्रॉब्लम का। ये क्या है? जहां पे एजेंसी रिलेशनशिप है वहां एजेंसी प्रॉब्लम आने के चांसेस 100% है, बहुत ज्यादा। क्या है? दैट एजेंट की नीयत खराब हो सकती है, माल लेने गया है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, 100 की चीज 120 की खरीदी है, कमीशन खाई है दरमियान में, इन द बेस्ट इंटरेस्ट। ये तो एक एग्जांपल है ना कमीशन वाली। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स जो है बेटा, सारा साल द होल ईयर दे आर मैनेजिंग द मनी ऑफ द शेयर होल्डर्स, सारा साल उनके पैसे उनके पास पड़े, तो जो मर्जी करते हैं उसके साथ, जो मर्जी जैसे मर्जी अपने लिए सामान खड़ा करता रहे, इकट्ठा करते रहे। तो दिस इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। अब मामला ये है साल के एंड पे, एट द ईयर एंड, हमें पता है दे डायरेक्टर्स दे प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दे प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स इन एजीएम। हमें पता है, हमने पढ़ा है 4 के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जाकर कहते हैं जी हमने आपके लिए साल में ये पैसे कमाए हैं, और यही होती है ना फॉर स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इतनी सेल की, इतनी कॉस्ट आई, ये नेट प्रॉफिट है जी, आप हमने कमाया आपके लिए। आपकी कंपनी के जो आज इसके आप मालिक हैं, शेयर होल्डर्स को कह रहे होते हैं वो कि ये एसेट्स हैं ईयर एंड पे, ये लायबिलिटीज हैं, यही कह रहे होते हैं, ऐसे चल रहा होता है ना बच्चों, वो प्रेजेंट कर रहे हैं हमने ये किया है। असल में है तो ये डायरेक्टर कंपनी की परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, है तो ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस के पूरा साल क्या करके आए हो भाई, तो वो कंपनी की परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं ना इनके थ्रू। इस बात से एग्री करते हैं आप सारे लोग? मुझे बताएं, इससे एग्री करते हैं सारे लोग कि कंपनी की परफॉर्मेंस असल में डायरेक्टर्स की अपनी परफॉर्मेंस है? जी। तो बच्चों मामला ये है कि अब देखिए मैं जब अपनी परफॉर्मेंस बता रहा हूं तो चांस है मैथ होगा, मैंने तो आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आया हूं, चांस है ना कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को ओवरस्टेट करूंगा, एग्जैजरेट करके बताऊंगा। तो जब डायरेक्टर्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ले जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
अच्छा यार, थ्रेट आ गया, चल मैं जब प्रेजेंट कर रहा हूं तो चांस ये है मैं मैनिपुलेट करके बताऊंगा, अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, बुरी बुरी छुपा लूंगा, या अच्छी को भी कॉस्मेटिक्स करके उसको उसको अच्छे तरीके से मेकअप करके प्रेजेंट करूंगा, देखें जी मैंने क्या किया आपके लिए। और शेयर होल्डर्स के सामने जब आ रही उनको इस बात का पता है, शेयर होल्डर भी बड़े सियाने होते हैं भाई, जिसके पास पैसे हैं वो सियाना है सबसे। वो कहते हैं यार देखो तुम ले बना के लाए हो, डायरेक्टर बना के लाया ना ये रिपोर्ट, डायरेक्टर बना के लाया, तुम अपनी रिपोर्ट बना के लाए हो मेरे सामने और मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, मुझे पता है चांद उनके ख्याल है, तो ऐसा करो, इसके साथ साथ ऐसा करो, मुझे डर है कि तुमने ये ठीक नहीं बनाई होगी, एग्जेजरेट कर रहे होगे चीजों को, मिसस्टेट कर रहे होगे। मैं देखिए मैं वर्डिंग भी साथ साथ ऑडिट की बोलना शुरू हो गया हूं, ऐसे ही करूंगा। ऑडिट की अपनी जुबान है और बड़ी खूबसूरत बड़ी मीठी जुबान है, तुम चीजों को मिसस्टेट करके लाए हो, ओवरस्टेट करके लाए हो, पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा करो इसका फिर ये किस वजह से मिसस्टेट हो सकती हैं, एजेंसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि डायरेक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। वो कहता है यहां पे कराओ इनका ऑडिट, यहां पे होती है एंट्री ऑडिटर की, कि ऑडिटर विल परफॉर्म audit of financial statements whether they are free from material misstatements or not, and will give audit report, will perform and give audit report in this regard। तो देखिए ऑडिट की जरूरत कब पड़ी, कि ऑडिटर हैज टू गिव report on the credibility of financial statements, auditor has to report on credibility of financial statements, reliability of financial statement, authenticity of financial, किसी भी नाम से पुकारो, auditor has to report। तो बच्चों हमने देख लिया कि ऑडिटर की जरूरत कहां पड़ती है, ऑडिटर की जरूरत कहां पड़ती है, हमने ये बात समझ ली है आज, क्यों नहीं समझ ली है ना। और ऑडिटर करता क्या है, ऑडिटर की ड्यूटी, आज के बाद आपसे कोई भी पूछ, अभी तक आपके दिनों में शायद कोई शक हो, कोई क्या कोई सोच रहा होगा आज क्लास से पहले कि ऑडिटर शायद फ्रॉड डिटेक्ट करता है, कोई के सोच रहा होगा कंट्रोल्स इंप्रूव करता है, कोई देख रहा होगा सोच रहा होगा कि जनाब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, ऐसे भी मिसकंसेप्शंस हैं। लेकिन आज की क्लास के बाद जो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए वो ये बात है कि ऑडिटर की ये है प्राइमरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि बच्चे इस्माइल, आकिफ, हमजा, अफरीदी, बताओ बच्चे कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और आप में से किसी और से कोई पूछ ले, और भी बच्चे बैठे, मैं नाम नहीं ले रहा, वो नाराज ना हो जाए भाई, एमी मेरी जुबानी जो नाम याद आए मैंने वो बोल दिए, कि भाई ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपने क्या कहना है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट ऑन क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रूथफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा ये है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी है। ये पॉइंट समझ आ गया बच्चों सबको?
ठीक हो गया, सही हो गया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट अच्छा बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड स्टीवर्डशिप रिलेशनशिप। स्टीवर्डशिप आर है ये कॉन्सेप्ट भी निकला है, ये कॉन्सेप्ट भी निकला है बेटा ऑडिट के कॉन्सेप्ट से, सॉरी एजेंसी के कॉन्सेप्ट से, जो भी हमने पढ़ा है एजेंसी के कॉन्सेप्ट से, कि ये ऐसा रिलेशनशिप है वेयर वन पार्टी टेक्स केयर ऑफ और मैनेज the assets of another party, where one party manages the assets of another party, that relationship is called stewardship relationship। तो देखें, हमें पता है कि डायरेक्टर्स तो एसेट ही मैनेज कर रहे हैं ना शेयर होल्डर्स के, तो दैट्स व्हाई वी से डायरेक्टर्स आर stewards of shareholders assets। they take care of that, stewards of shareholders assets। और देखिए साल के बाद उन्होंने हिसाब देना आके कि भाई हमने पूरा साल आपके एसेट को कैसे मैनेज किया है, कैसे इस्तेमाल किया है, इसका हिसाब देना है, रिपोर्ट देना है। तो इस रिपोर्ट को द रिपोर्ट ऑन यूज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। बेटा मैं बताता हूं, पहले ये नोट कर ले, मैं एक्सप्लेन, मैंने बताया कि ये उसी से निकला रिलेशनशिप, ये उधर से निकला है। या एजेंसी, तो एजेंसी रिलेशनशिप कई टाइप का हो सकता है, कोई बंदा मेरे भी हाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करे, वो भी एजेंसी है, लेकिन ये स्पेसिफिकली एसेट्स की मैनेजमेंट के हवाले से है स्टीवर्डशिप जो है। आई समझ बात? एजेंसी एक वाइडर रिलेशनशिप है, लेकिन स्टीवर्डशिप सिर्फ एसेट्स की डीलिंग के हवाले से है। इज इट क्लियर? जी, तो देखिए जो रिपोर्ट बना के एंड पे ले जाएगा उसे क्या कहते हैं? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो यूज ऑफ एसेट पे रिपोर्ट है ना, कि साल में हमने एसेट कैसे इस्तेमाल किए हैं, यही है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, तो यही है ना बच्चों। तो वो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग है। जी बच्चों, ये चैप्टर 1 हमारा देखिए चल रहा है, और इसमें अभी हमने एजेंसी रिलेशनशिप और स्टीवर्डशिप डिस्कस किया है। अभी हमने और कुछ डिस्कस नहीं किया इसमें से। तो इंशाल्लाह आज की पहली क्लास आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं भी बता रहा हूं आपको, कल का लेक्चर मिस नहीं करना किसी ने। तो कल मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, मैं कल आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं इंशाल्लाह
एश्योरेंस एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट भी होता है, एमसीक्यूज में भी टेस्ट होता है, ठीक है जी। नोट्स का मैं कोई कॉलेज से कर लेता हूं लाइजोन, इंशाल्लाह आपको फिर उस हिसाब से, वैसे मैं सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर सकता हूं अगर आप चाहते हैं, आपको मसला नहीं है, ठीक। मैं बात करता हूं मैनेजमेंट के साथ, इसका कोई हम इंशाल्लाह हल निकाल लेंगे, सही है, ठीक है जी। जी बेटा नोट्स होंगे 2 वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम 1 पहले दूंगा, वॉल्यूम 2 बाद में आएगा, अभी अभी वॉल्यूम 1 शेयर करूंगा, सही है जी। ले जी इंशाल्लाह मिलते हैं कल जी, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।